नमस्कार, आंकड़े हमारे फैसला आपका मैं आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी और तेज हो गई है। हर दिन हम अलग अलग राज्यों की जनता का चुनावी मूड जानने के लिए सर्वे कर रहे हैं और आज हम आपको दिखाएंगे कि गोवा की जनता आम चुनाव के पहले किन मुद्दों और चेहरों पर भरोसा कर रही है। गोवा की दोनों सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। पिछली बार गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला रहा। राज्य की लगभग 60% जनसंख्या हिंदू है और 28% ईसाई है। यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था है। 1000 साल पहले गोवा को कोंकणी काशी के नाम से भी जाना जाता है। अभी गोवा में प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2019 के नॉर्थ गोवा से बीजेपी के श्रीपद नायक और साउथ गोवा से कांग्रेस कैंडिडेट फ्रांसिस्को सार्डिना को जीत मिली है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में रेत खनन माफिया, उद्योग धंधों में कमी, महानदी समझौता, बेरोजगारी, जनसंख्या संतुलन, शहरी गंदगी, बांधों में घटता पानी का लेवल और प्रवासी समस्या को लेकर यहां की सियासी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं। लेकिन जनता है कि यहां की जनता का सोच क्या है, यहां की जनता किन मुद्दों के जरिए इस चुनाव में जाने वाली है, इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि गोवा का सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है, हमारे सवालों का किस तरीके से गोवा की जनता जवाब दे रही है। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम सर्वे रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करते हैं, हमारी टीम कैसे काम करती है और सटीकता के आधार पर ये सर्वे कैसे होता है। हमारे सहयोगी गौरी शंकर इंडिया न्यूज सर्वे टीम के पास पहुंचे और उन्होंने ये जानने की कोशिश की आपके लिए कि सर्वे होता कैसा। देखिए, हमारी सर्वे टीम तैयार करती है किसी भी राज्य का रिपोर्ट कार्ड। उस राज्य में किन मुद्दों पर वहां की जनता वोट करेगी, किस चेहरे पर वहां की जनता भरोसा कर रही है, तमाम ऐसे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब सही निकालने के लिए इस वक्त हमारी पूरी टीम देखिए यहाँ पर काम कर रही होती है। 24 घंटे ये टीम हमारे साथ काम करती है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत आप गौर से अगर देखें तो हर लोग अपने काम में लगे हुए हैं पूरी तरह से और थोड़ा सा समझ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह के सवाल कैसे काम किया जाता है, आप स्क्रीन को भी देख सकते हैं। ये हमारा तरीका है, हमारा किसी भी राज्य के बारे में किसी बातों को समझने के लिए, वहाँ के मुद्दों को समझने के लिए और आम चुनाव से पहले वहाँ की जनता का मूड क्या है, इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ा सा बात भी कर लेता हूँ कि इंटरेक्ट करने का तरीका क्या होता है। आप इस वक्त किसी स्टेट का आप सर्वे कर रही हैं, वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन, वहाँ के लोगों से बातचीत जब आप करती हैं, थोड़ा सा इधर से देखिए बोलिए, जब बातचीत करती हैं तो कितना मुश्किल होता है लोगों से सवाल पूछना, कैसे इंटरेक्ट कर पाती हैं? जैसे कि बहुत लोग हम कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। मैं इंडियन न्यूज़ चैनल से निधि बात करी। एक छोटे सर्वे की रिकॉर्डिंग कॉल की गई है तो बहुत लोग इंटरेस्टेड होते जवाब देते हैं, अदरवाइज कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं। बहुत लोग कहते हैं किसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं, कहाँ से बात कर, हम कहते हैं इंडियन न्यूज़ से बात करें, लोकसभा चुनाव होंगे। अच्छा, सारे सवालों का जवाब बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत इजली मिल जाता है। बहुत लोग तो जवाब बहुत इजली देते हैं, बहुत लोग बहुत सारे क्वेरीज क्वेश्चन करते हैं तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं वो। तो जैसा कि हम दिखा पा रहे थे, ये बहुत बड़ी टीम हमारी है, 24 घंटे काम करती है। मैं एक हमारी सहयोगी इस वक्त जो काम करी उनसे मैं पूछना चाहूँगा। अच्छा, एक बात इधर देख के बोलिए, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। अमूमन ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आज हम लोग गोवा का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। गोवा के रिपोर्ट कार्ड में 5 सवाल पूछे गए हैं। उन 5 सवालों को पूछने के लिए हमारी जो टीम है पूरी तरह से लगातार मेहनत करती है, हज़ारों लोगों से बात करती है, बड़ा सैंपल साइज हम लोग का होता है। तो किन सवालों का जवाब बहुत आसानी से मिल जाता और किन सवालों का जवाब लेने में बड़ी मुश्किलात आती? क्वेश्चन तो ये है कि आपको नरेंद्र मोदी जी का काम कैसा लगा बतौर प्रधानमंत्री, तो वो इजीली जवाब दे देते हैं। पर जब हम ये पूछते हैं कि आप वोट किसे देंगे तो वो जवाब नहीं देते हो इजीली। और ख़ास तरह के मुद्दे पर लोग ज़्यादा बोलते हैं या फिर किसी खास मुद्दे पर पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं ये मुद्दा हमारे यहाँ ठीक ठाक है और उस पर बहुत आसानी से सवाल लेने में कोई जवाब लेने में दिक्कत नहीं होती। जैसे कि उनके काम के ऊपर क्या उन्होंने उनके तरफ से उनके जो कैंडिडेट खड़े हैं उन्होंने काम किया, उस पर वो इजीली जवाब दे देते हैं। पर कि वोट किसे देंगे उस पर वो जवाब नहीं। चलिए, मतलब एक ही बात है, ये बहुत अच्छी बात भी है। जहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को जो वोट देने का अधिकार है और वोट किसे देंगे ये वोट देने से पहले कोई भी नहीं बताना चाहता है। लेकिन हम इंडिया न्यूज़ लगातार इस बात की कोशिश करता रहा है कि हम जनता के मूड को समझें। आम चुनाव से पहले जो हम सर्वे दिखाते हैं, सर्वे की एक्यूरेसी किस आधार पर तय की जाती है, इसके लिए इस टीम को हेड करते हैं हमारे साथ इस वक्त सहयोगी करण है। करण, एक बात बताएं,
अब कि जब आप अलग अलग आधार पर, अलग अलग सवालों के आधार पर जब एक्यूरेसी निकालने की कोशिश करते हैं, तो एक्यूरेसी निकालने के लिए आपका आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, किस बेस पर पूरी तरह से खड़े होकर के लगता है कि नहीं यहाँ से हम सही सही जनता के मूड को समझ सकते हैं? हमारा बेस होता है, पहले तो हम उनकी लोकसभा पूछते हैं, फिर उनके बाद उनकी विधानसभा, जिससे कि वो कनेक्ट हो जाता है कि ये वो वहीं का रहने वाला है, रेसिडेंट लोकल लेवल का है। फिर उसके बाद हम उसकी आगे की चीज़ें क्वेश्चंस पूछते हैं हमारी टीम। जैसे हम लोग आज दिखा रहे हैं गोवा का रिपोर्ट कार्ड। आज अब गोवा के रिपोर्ट कार्ड में 5 सवाल जिसे हम लोग की तरफ से पूछे जाएंगे, और उन 5 सवालों का जो जवाब उधर से आया, हजारों लोगों का सैंपल है, उस आधार पर हम अपनी देश की जनता को दिखाते हैं कि इसका जवाब क्या निकल कर सामने आया। इसकी एक्यूरेसी कैसे तय करते हैं इन 5 सवालों का कि हम जो दिखा रहे हैं वो सच है और जनता की तरफ से हमने सही उसका जवाब निकाल लिया? एक्यूरेसी इस तरह से है क्योंकि हम मैनुअल काम नहीं करते, हमारा जो पूरा काम है वो पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू है। इसमें कोई फेक सैम्पलिंग नहीं होती, कोई मैनुअल वर्क नहीं है, ऑटोमेटेड कॉल सिस्टम है जो सीधा सर्वे एजेंट से रिस्पोंडेंट तक कनेक्ट करता है, और जो रिस्पोंडेंट जवाब देता है वो हम फीड करते हैं, उसी के बेस पे रिपोर्ट तैयार की जाए। अच्छा, इसके पहले हम लोग एमपी रिपोर्ट कार्ड दिखाए थे और एमपी रिपोर्ट कार्ड की एक्यूरेसी 99% हम लोग की सही रही, और उसी वक्त जो 4 बेस के आधार पर उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाते थे, क्या उसी तरह के बेस का इस्तेमाल राज्यों का जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे अलग अलग राज्य का जो सर्वे रिपोर्ट कर रहे हैं, उसी बेस को आप सही मान करके या फिर अलग बेस तैयार करते हैं, इसके आधार पर एक्यूरेसी निकालने की कोशिश करते हैं? बेस वही होता है कि रिस्पोंडेंट की लोकसभा, विधानसभा, उसी बेस से सब कुछ बनाया जाता है। चलिए, तो जैसा कि देखा आपने, हमारी टीम लगातार काम कर रही है, 24 घंटे काम करती है। तो कैसे हम किसी राज्य का सर्वे रिपोर्ट दिखा रहे हैं और किस आधार पर हम अपनी एक्यूरेसी को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी जो सटीकता है लगभग तकरीबन 100% है। तो आज गोवा के रिपोर्ट कार्ड में किस तरह का जवाब वहाँ की जनता का चुनावी मूड है, ये आज आगे आप देख पाएंगे। तो जिस रिपोर्ट कार्ड का जिक्र गौरी शंकर कर रहे थे, चलिए आपको वही रिपोर्ट कार्ड यानी कि गोवा का सर्वे रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं वो 5 सवाल गोवा की जनता से पूछे गए हैं और हर सवाल पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जो सवाल हमने पहला पूछा गोवा के लोगों से वो क्या है। पहला सवाल, लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? विकास। 24.91% लोग ये मान रहे थे कि विकास ही मुद्दा है, और 15.55% लोग ऐसा मान रहे थे कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। 14.66% लोग ये मान रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान है वो बड़ा मुद्दा है। लेकिन 31.55% लोग ये मान रहे थे कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, और इनमें से कोई नहीं कहने वाले लोगों की संख्या 13.33% थी। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहने वाला है उसमें गोवा की जनता क्या मानती है, आपके सामने टीवी स्क्रीन पर बना हुआ है। हम चर्चा कर लेते हैं, सवाल पर सवाल लोगों की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सेवियो रोड्रिक्स हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, हर्षद शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, ऋषि बागरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, कपिल मदन पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले रोड्रिक्स से बात कर लेते हैं। रोड्रिक्स, आप क्या मानते हैं, जो गोवा की जनता का सर्वे निकल कर आया है, जो उनका एक प्रतिशत निकल कर आया है, जो अंश निकल कर आया है कि वो महंगाई को लेकर क्या कहते हैं, विकास को लेकर क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार के अभियान को लेकर क्या कहते हैं, बेरोजगारी को लेकर क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूं कि गोवा की जो जनता है वो बहुत ही होशियार जनता है और सही समय पे सही काम करते हैं इलेक्शन के समय पर। अब अगर आप देखोगे कि गोवा की जनता क्या चाहता है और क्या हो रहा है, अगर आप गोवा को 2 हिस्से में देखेगा, क्योंकि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, साउथ और नॉर्थ गोवा। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जो न्यूज एक्स में था उधर ही बोला था कि कांग्रेस का जो बैस्टियन था गोवा में, वो पिछले 15-20 साल में बीजेपी में स्लोली वो बैस्टियन को कॉन्कर किया है, और अभी बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है गोवा में। नॉर्थ गोवा में श्रीपद नायक है, साउथ गोवा में पल्लवी टेम्पो है, एक नया फेस है, एक इलिस्ट्रियस इंडस्ट्रियस फैमिली से आती है, एजुकेटेड कैंडिडेट,
मोर इम्पोर्टेंटली कि उनके बॉडी ऑफ वर्क है, उसके परिवार का बॉडी का वर्क है, जो एजुकेशन में है, जो स्पोर्ट्स में है, जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में है, उसके लिए साउथ गोवा के अंदर अभी बीजेपी का चांसेस बहुत हाई है। पिछले बार अगर आप देखोगे 2019 में बीजेपी जी 2019 में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था थोड़ा वोट से चूक गए थे, लेकिन इस बार अगर आप देखोगे पूरा के पूरे लोग जो है या के पॉलिटिकल सर्कल्स जो है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स जिसे कहा जाता है, वो पूरा बीजेपी के साथ है। और किस कारण की वजह से है? कारण इसलिए है कि उन लोगों को मोदी पे विश्वास है। लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में बहुत फर्क होता है। लोकसभा इलेक्शन में लोग हमेशा मोदी को गोवा के अंदर वोट देने वाला है और वही होने वाला है इस बार भी। बिल्कुल, और करीब करीब ये माना जाता है कि जो लोकसभा चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, जो जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा तो स्वाभाविक तौर पर लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा करेंगे। दूसरा सवाल, सर्वे का दूसरा सवाल हम लेते हैं, वो सवाल है कि लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। 24.46% लोग मान रहे थे कि पार्टी के आधार पर वोट देंगे। 18.22% लोगों का मानना था कि उम्मीदवार के आधार पर हम वोट देंगे, और 1.77% लोगों का मानना था कि वो धर्म और जाति के आधार पर वोट देंगे। लेकिन 54.22% लोगों का मानना था कि वो कामकाज के आधार पर वोट देंगे, और 1.33% लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि 2024 में किस आधार पर गोवा की जनता वोट करने वाली है, उसके तमाम सारे समीकरण आपके सामने हैं। हमारे साथ ऋषि बागरी हैं, उनके पास हम चलते हैं। आप क्या मानते हैं ऋषि? धन्यवाद। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लोकसभा का इलेक्शन है, और लोगों को ये इतनी समझ है कि लोकसभा में क्या मुद्दे होते हैं और विधानसभा में क्या मुद्दे होते हैं। उनको पता है कि जब स्टेट का इलेक्शन होता है तो लोकल इश्यूज पैरामाउंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब जब विधानसभा का हो तो लोकल इश्यूज होते हैं, और जब लोकसभा का होता है तो नेशनल इश्यूज होते हैं। और ये आपको वोट परसेंटेज में आपको ये क्लियरली दिखेगा। अगर आप देखो 2019 का आप लोकसभा इलेक्शन देख लीजिए तो बीजेपी को 51% वोट, और वही 2022 का अगर आप लोकसभा विधानसभा देखते हो तो बीजेपी का वोट शेयर घट के 33% हो गया। बट स्टिल बीजेपी एक लार्जेस्ट पार्टी रही। 20 सीट आए, आराम से मेजोरिटी से गवर्नमेंट बन गई, क्योंकि कांग्रेस का वोट और ज्यादा घटा है, 23% चला गया है। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि लोगों को डिफरेंशियल वोटिंग करनी आती है। उनको पता है कि लोकसभा में नेशनल इशू राइज है, जैसे आपने महंगाई की बात की, वो एक इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी एक बड़ा इशू रहेगा, तो ये सारे इशू डोमिनेट करेंगे। अब अपने आते प्राइस राइज पे, तो प्राइस राइज अगर आप देखोगे ये सब चीजों के दाम देखोगे तो आज भी दे आर वेरी मच है। आज भी आप मार्केट में जाओगे तो आपको 20 रुपया में टमाटर मिल जाएंगे, और आपको 40-50 रुपए के अंदर सारी सब्जियां मिल जाएगी। अगर आप आज के डेट में पेट्रोल डीजल सब अगर आप देखते हो तो लास्ट 10 साल में जिस अनुपात से पेट्रोल डीजल बढ़ा है, मतलब उससे पहले के 10 साल में उससे कई गुना अनुपात में बढ़ा था। तो बड़ा एक मॉडरेट इसमें इकोनॉमी देखिए आपकी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरी है। ये उस समय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरी है जब बाकी के बड़े बड़े कंट्रीज, बाकी के बड़े बड़े देश इकोनॉमिक रिसेशन में जा रहे हैं। जापान रिसेशन में जा रहा है, यूके इंग्लैंड है जो रिसेशन में जा रहा है, जर्मनी एकदम टच कर रहा है रिसेशन को, चाइना की हालत बहुत खराब है, वहां पर लोन्स के बहुत बड़े इश्यूज हो गए, रियल एस्टेट उनका नीचे जा रहा है। इंडिया, अगर आप भारत की बात करो तो ये एकदम उल्टा हो गया है। यहाँ पर हम 8% की ग्रोथ दे रहे हैं, 8% की ग्रोथ क्लॉक हो रही है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। ईपीएफओ के जो डेटा आ रहे हैं वो बताते हैं कि हर साल, बिल्कुल आपने सही कहा ऋषि, तमाम सारी संभावना है जो भारत को एक अलग सा स्थान भी दे रही हैं, और शायद उन्हीं के मद्देनजर, उन्हीं के इर्द गिर्द मतदाता ताना बाना बुन रहा है, और उसी ताने बाने को बुनते हुए वो अगला चुनाव देखते हुए वोट भी करेगा। सर्वे का तीसरा सवाल हम ले लेते हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है? 24.68% लोगों का कहना है कि खराब, 25.33% लोगों का कहना है कि अच्छा, और 35.11% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री का कामकाज बहुत अच्छा है।
और 14.88% लोग मान रहे थे कि इनमें हम कुछ नहीं कह सकते। सर्वे का चौथा सवाल, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना काम करने वाला है? 15.46% लोगों का मानना है कि थोड़ा सा काम करने वाला है और 25.77% लोगों का मानना है कि ज्यादा काम करने वाला है। 34.11% लोगों का मानना है कि बहुत ज्यादा काम करने वाला है और 23.22% लोगों का मानना है कि बिल्कुल काम नहीं करने वाला और 1.44% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि हम कुछ नहीं कह सकते। सर्वे के दो सवाल हमने पूछे, दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण। एक तो नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना काम करने वाला है और तमाम सारी संभावनाओं के बीच हम फिर से अपने गेस्ट के पास चलेंगे और उनके पास चलते हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल मदान हमारे साथ मौजूद है। मदान साहब, आप क्या मानना है इन दोनों सवालों को लेकर? प्रधानमंत्री जी के जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ा था तो जो चुनावी मुद्दा था वो महंगाई थी। जो पेट्रोल 60 रुपए का उस टाइम बिकता था तो उसको एक ये नरेटिव ये बनाया गया कि ये तो बहुत बुरे दिन है और एक अच्छे दिन का एक वादा करके एंटी करप्शन का इशू बना के एक सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई। तो मेरा सिर्फ एक ये सवाल है कि जो भी चुनावी मुद्दा 2004-2019 का मुद्दा था, करप्शन मुद्दा था, ब्लैक मनी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, डीजल के दामों का मुद्दा था, डॉलर वर्सेस रुपी जो प्राइसेस हैं वो मुद्दा था। तो अगर इतने सारे मुद्दों पे मोदी जी उस समय की सरकार को, यूपीए 2 को नरेंद्र मोदी जी जब सवाल पूछते थे तो मुझे लगता है कि जब 10 सालों अंदर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे इसमें से किसी भी मुद्दे पे बात करी तो बहुत सही है कि बहुत साफ है कि जिस मुद्दों के दम पर, जिन मुद्दों के आधार पर नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई, उन सारे मुद्दों पे बीजेपी की जो सरकार है वो विफल हुई। और उसके बाद जब 2019 आया तो 2019 आते आते कुछ एक नए प्रोमिसेस किए गए, नए वादे किए गए। बताया गया कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, नहीं हुई। ये बताया गया कि 2000 आई थिंक 21 या 22 तक कि सबके गरीबों के पास पक्के मकान होंगे। आज भी आप ज्यादा दूर नहीं, अगर आप दिल्ली के किसी भी चौराहे पे चले जाइए तो आपको काफी सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि मजबूर हैं सड़क पे सोने के लिए। तो जितने भी जो भी वादे थे, जो भी चुनावी मुद्दे थे, जो जनता को जो प्रॉमिस किया गया था, मुझे लगता है कि बीजेपी ने उन सारे मुद्दों पे परफॉर्म नहीं किया, वो फेल हो गए हैं। बावजूद इसके तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। आपके पास आएंगे इन सब के बीच सर्वे का जो पांचवा सवाल है, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। सर्वे का पांचवा सवाल है कि आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार। 44.88% लोगों का यह मानना था। 40.57% लोग ऐसे थे जिनका कहना है कि कांग्रेस और सहयोगी दलों की सरकार बनेगी, यानी कि इंडिया गठबंधन की। और 5.33% लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि क्षेत्रीय दलों की साझा सरकार बनेगी। और 9.22% लोगों का मानना था कि इसमें से कुछ भी हम नहीं कह सकते। कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शर्मा साहब, उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हर्षद भाई, आप क्या मानते हैं सर्वे के तमाम सारे सवालों को लेकर और उसमें दी गई राय को लेकर? देखिए, आपके सर्वे में एक सवाल है जिसमें आपने मुद्दों की बात करी और उसमें सबसे ज्यादा जो मुद्दा है वो जिसको सबसे ज्यादा प्रतिशत मिले हैं वो बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी एक मुद्दा है। देश की जनता परेशान है। स्थिति ये आ गई है कि बिट्स पिलानी को प्लेसमेंट के लिए अपनी अलुमनाई को लेटर लिखना पड़ रहा है कि आप लोग प्लेसमेंट में हमारी मदद करिए। ऐसी स्थिति बिट्स पिलानी और आईआईटी में कभी नहीं हुई। परसों हमने देखा कि आईआईटी बॉम्बे में एक रिपोर्ट के अनुसार 32% प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो देश की जो जनता है वो अब मुद्दों का चुनाव चाहती है। 2014 में उन्होंने आपको बहुत बड़ा प्यार प्रधानमंत्री जी को दिया, 282 सीटें दी, पूर्ण बहुमत दिया कि आप आएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, महंगाई सस्ता करेंगे, एलपीजी का दाम कम करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तमाम जो इनके वादे थे वो करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। लेकिन
2014 से 2019 आप विफल रहे, चलिए 5 साल का समय कम होता है, तो 2019 में जब आपकी परफॉर्मेंस की बात आई तो आप चुनाव लड़ गए देशभक्ति के मुद्दे पर, आप चुनाव लड़ गए पुलवामा के मुद्दे पर, और अब जब वापस से 5 साल में आपके सामने विफलता आई तो आपने टारगेट क्या रख लिया। मैं कपिल जी की बात का समर्थन करता हूँ कि पहले कह रहे थे कि 2022 तक हम सपनों का भारत देंगे, अब 2047 तक बोल दिया है। और अभी बीच में प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि मैं अगले 1000 साल का प्लान लेकर चलता हूँ। वो 1000 साल का प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री जी को चलिए आपकी बात में क्या किया, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ये बात देश की जनता पूछना चाहती है और देश की जनता वो बात नहीं भूली है। बिल्कुल, ये बात देश की जनता पूछना चाहती है और इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी या सरकार को देना होगा। चुनावी समर चल रहा है, इस चुनावी समर में अपना अपना हिसाब किताब लेकर हर राजनीतिक पार्टी और राजनेता जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और जनता ही उसके मद्देनजर वोट करने वाली है। अब ये परिणाम आएंगे तब निकलकर देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस सर्वे पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, सियासत से निकलकर अब बात कर लेते हैं एक सामान्य जिंदगी की। आज के दौर में सोशल मीडिया के बिना रह पाना बहुत मुश्किल है, खास तौर पर व्हाट्सएप के बिना।